एक बहुत ही दिलचस्प और लैंडमार्क लीगल केस पर बात करने वाले हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम केपी कृष्णन, ये 1961 का मामला है। हाँ, नमस्कार। ये केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा सेक्शन 12(5) पर फोकस करता है। बिल्कुल, और खासकर इस बात पर कि सरकार के पास जो डिस्क्रेशन है, मतलब जो विवेक या अधिकार है किसी औद्योगिक विवाद को एडजुडिकेशन के लिए यानी न्यायिक निर्णय के लिए भेजने का, जी, उसकी सीमाएं क्या हैं? सही कहा। और ये मुद्दा उठा था फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी और उनके कर्मचारियों के बीच हुए एक डिस्प्यूट से। हाँ, मामला था क्लासिफिकेशन को लेकर और 1952-53 के बोनस को लेकर। और जब कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स मतलब सुलह की कार्यवाही फेल हो गई तो सरकार ने मामला ट्रिब्यूनल को भेजने से इनकार कर दिया। और जो कारण दिया सरकार ने इनकार का, वो बड़ा विवादास्पद था। उन्होंने कहा कि कर्मचारी गो स्लो टैक्टिक्स अपना रहे थे। हाँ, गो स्लो मतलब जानबूझकर काम धीमा करना। तो सरकार का कहना था कि क्योंकि कर्मचारियों ने ऐसा किया इसलिए उनका मामला एडजुडिकेशन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। तो एडजुडिकेशन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। इस केस ने कैसे बदल दिए सरकार के फैसले? तो आज की हमारी चर्चा का फोकस यही रहेगा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस इनकार करने के अधिकार, इस डिस्क्रिशन को कैसे देखा, क्या सीमाएं तय की और किन ग्राउंड्स पर सरकार का ये फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ सकता है। बिल्कुल, चलिए इस केस की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं मामले की पृष्ठभूमि से। कर्मचारियों की असल में 4 मांगे थी, है ना? हाँ, 4 थी। पहली थी ग्रेच्युटी स्कीम लागू करने की, दूसरी थी छुट्टियों के बारे में, तीसरी थी कुछ कैटेगरीज के कर्मचारियों के क्लासिफिकेशन की, मतलब उनके पद और वेतनमान का वर्गीकरण, और चौथी थी 1952-53 के लिए बोनस की मांग। लेकिन जब मामला कंसिलिएशन ऑफिसर के पास गया तो उन्होंने सिर्फ 2 मांगों पर ही कंसिलिएशन शुरू की, क्लासिफिकेशन और बोनस। हाँ, बाकी 2 मांगों को उन्होंने शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं माना, या शायद वो कॉन्सिलेशन के दायरे से बाहर थी उस वक्त। खैर, इन 2 मांगों पर भी कॉन्सिलेशन फेल हो गई और ऑफिसर ने अपनी फेलियर रिपोर्ट भेजी सरकार को सेक्शन 12(4) के तहत। रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि मांगों में दम लगता है, मतलब मेरिट्स हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट में एक तरह से संकेत था कि मामला एडजुडिकेशन के लायक है। लेकिन फिर भी बॉम्बे सरकार ने सेक्शन 12(5) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए विवाद को ट्रिब्यूनल में रेफर करने से इनकार कर दिया। और इनकार का कारण क्या दिया? वही गो स्लो। सरकार ने कहा कि क्योंकि कर्मचारी 1952 और 1953 के दौरान गो स्लो पर चले गए थे, इसलिए उनका बोनस और क्लासिफिकेशन का दावा रेफर करने लायक नहीं है। और ये गो स्लो वाली बात, ये कोई आरोप भर नहीं था, मतलब ये स्थापित था। हाँ, ये एक एडमिटेड फैक्ट था। रिकॉर्ड पर था कि कर्मचारियों ने गो स्लो किया था और कंपनी ने इसके लिए उन पर बाकायदा डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की थी। कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया था। अच्छा, तो यहीं से वो कानूनी सवाल उठता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का उद्देश्य क्या है? क्या सरकार इस तरह के कारणों से रेफर करने से मना कर सकती है? देखिए, एक्ट का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो है औद्योगिक शांति बनाए रखना और विवादों का सस्ता, शीघ्र और एमिकेबल सेटलमेंट करवाना। राइट। इसके लिए एक्ट में मशीनरी दी गई है, कॉन्सिलिएशन, एडजुडिकेशन वगैरह। सेक्शन 10(1) सरकार को एक बहुत वाइड पावर देता है। किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अगर वो मौजूद है या उसकी आशंका है तो बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रेफर करने का। हाँ, सेक्शन 10(1) में तो काफी व्यापक अधिकार लगता है और है भी, लेकिन ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है ये डिस्क्रेशन मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरली इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसे बोनाफाइड यानी नेक नियति से और रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 10(1) हुई जनरल पावर। अब सेक्शन 12(5) का क्या रोल है इसमें? सेक्शन 12 जो है वो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के बारे में है। अगर कॉन्सिलिएशन सफल रहती है तो सेटलमेंट हो जाता है। अगर फेल होती है तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर सेक्शन 12(4) के तहत सरकार को एक फेलियर रिपोर्ट भेजता है, जिसमें वो बताता है कि समझौता क्यों नहीं हो पाया और मामले के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस क्या हैं और उसकी क्या राय है। और उस रिपोर्ट के मिलने के बाद सरकार सेक्शन 12(5) के तहत विचार करती है। सेक्शन 12(5) कहता है कि अगर सरकार संतुष्ट है कि मामला रेफर करने लायक है तो वो रेफरेंस कर सकती है, और अगर वो रेफरेंस ना करने का फैसला करती है तो उसे इसके कारण पार्टियों को लिखित में बताने होंगे।
तो क्या सेक्शन 12(5) एक अलग से रेफरेंस की शक्ति देता है या ये 10(1) से जुड़ा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल साफ किया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 12(5) अपने आप में रेफरेंस की कोई सब्सटेंटिव पावर नहीं देता। रेफरेंस करने की मूल शक्ति सेक्शन 10(1) में ही निहित है। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा, और ये कोट करने लायक है, When Section 12(5) says that the government may make such reference, it really means it may make such reference under Section 10(1). मतलब 12(5) सिर्फ ये बताता है कि कॉन्सिलिएशन फेल होने पर सरकार 10(1) वाली शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगी। बिल्कुल, वो एक तरह से प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन देता है कॉन्सिलिएशन के बाद। और ये भी कहा कोर्ट ने कि सरकार का फैसला सिर्फ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर ही आधारित होना जरूरी नहीं है। सरकार और भी रेलेवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पर विचार कर सकती है जो शायद रिपोर्ट में ना हो। ओके, अब आते हैं उस शब्द मे पर। सेक्शन 12(5) में लिखा है गवर्नमेंट मे मेक सच रेफरेंस। क्या ये मे सरकार को पूरी छूट देता है? मतलब क्या ये शैल की तरह नहीं है कि अगर मामला बनता है तो रेफर करना ही होगा? इस मे वर्सेस शैल की डिबेट पर कोर्ट ने कहा कि ये ज्यादातर एकेडमिक इंपॉर्टेंस की बात है, मतलब सैद्धांतिक बहस है। अच्छा, क्यों? क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि मे लिखा है या शैल। असली सवाल ये है कि सरकार ने रेफरेंस से इनकार करने के जो कारण दिए हैं, क्या वो रेलेवेंट हैं, क्या वो जर्मेन हैं, या फिर वो एक्सट्रेनियस हैं, मतलब अप्रासंगिक, बाहरी हैं। जर्मेन वर्सेस एक्सट्रेनियस, ये की डिफरेंस है। एग्जैक्टली। यहीं पर जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा खुलता है। सरकार का रेफरेंस करने या न करने का फैसला ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, क्वाजी जुडिशियल नहीं। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बाहर नहीं है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि सरकार ने रेफरेंस से इनकार करने के जो कारण दिए हैं वो पूरी तरह से एक्सट्रेनियस हैं, नॉन जर्मेन हैं, मतलब उनका डिस्प्यूट के मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो मालाफाइड हैं, यानी बदनीयती से दिए गए हैं, या किसी कोलैटरल पर्पस के लिए, मतलब किसी और छुपे हुए मकसद के लिए फैसला लिया गया है, तो कोर्ट दखल दे सकती है। हाँ, तो कोर्ट बिल्कुल दखल दे सकती है। कोर्ट ने कहा, if the court is satisfied that the reasons given by the government for refusing to make a reference are extraneous and not germane, then the court can issue a writ of mandamus, even in respect of such an administrative order. writ of mandamus मतलब कोर्ट सरकार को निर्देश दे सकती है कि वो अपना कर्तव्य निभाएं, यानी रेफरेंस पर पुनर्विचार करे या रेफर करें। बिल्कुल, मैंडेमस का मतलब ही है वी कमांड। कोर्ट सरकार को निर्देश दे सकती है कि वो कानून के तहत अपनी ड्यूटी करें, जो इस मामले में डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए रेफर करना हो सकता है, अगर इनकार के कारण अवैध पाए जाते हैं। समझ गई। तो अब इस फ्रेमवर्क को लगाते हैं गोस्लो वाले कारण पर। सरकार ने कहा गोस्लो की वजह से रेफर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जर्मेन माना या एक्सट्रेनियस? सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से एक्सट्रेनियस और नॉन जर्मेन माना। कोर्ट ने कहा कि ये कारण इररेलेवेंट था डिस्प्यूट के मेरिट्स को देखते हुए। इररेलेवेंट कैसे? देखिए, दो मांगे थीं, क्लासिफिकेशन और बोनस। क्लासिफिकेशन का संबंध कर्मचारियों के भविष्य के स्टाटस और वेतन से था। उनके पिछले मिसकंडक्ट यानी गोस्लो का इस मांग के मेरिट से क्या लेना देना, ये कोई तार्किक कनेक्शन नहीं था। हाँ, क्लासिफिकेशन तो आगे की बात हुई। और बोनस का दावा, बोनस जुड़ा होता है कंपनी के मुनाफे में कर्मचारियों के योगदान से। हाँ, अगर गोस्लो की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, मुनाफा कम हुआ, तो उसका असर बोनस की कैलकुलेशन पर पड़ सकता है। पर यह फैसला तो ट्रिब्यूनल करेगा ना, सारे सबूत देखकर। सही बात है। सरकार का काम एडजुडिकेशन करना नहीं है। सरकार का काम ये देखना है कि क्या एक प्राइमा फेसी केस बनता है रेफरेंस के लिए। पिछले मिसकंडक्ट के आधार पर एडजुडिकेशन का रास्ता ही बंद कर देना, ये तो एक तरह से सजा देना हुआ। पिनिटिव एक्शन जैसा। प्रिसाइसली, कोर्ट में यही शब्द इस्तेमाल किया। कहा कि सरकार का यह फैसला होली प्यूनिटिव इन कैरेक्टर था। सरकार एक तरह से कर्मचारियों को उनके पिछले बर्ताव के लिए सजा दे रही थी, न कि औद्योगिक विवाद सुलझाने के अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। और इस बात का भी जिक्र हुआ शायद कि कंपनी ने खुद ही डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया था। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। कंपनी ने गोस्लो के लिए एक्शन लिया था, सस्पेंशन किया था, और उसके बावजूद कंपनी ने उस साल कुछ एक्सग्राशिया बोनस दिया भी था। तो जब कंपनी ने खुद एक सजा दे दी और फिर भी कुछ बोनस दिया, तो सरकार का ये कहना कि हम तो एडजुडिकेशन होने ही नहीं देंगे क्योंकि आपने गोस्लो किया था, ये बिल्कुल ही असंगत और एक्सट्रेनियस लगा। तो मतलब सरकार का काम डिस्प्यूट के मेरिट्स पर फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसे सुलझाने के लिए एडजस्टिकेशन की जरूरत है,
और इनकार करने के कारण उस डिस्प्यूट से सीधे जुड़े होने चाहिए, ना कि किसी पिछली गलती की सजा के तौर पर। एकदम सही। सरकार को एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस पर नहीं चलना चाहिए। इनकार का कारण डिस्प्यूट के मेरिट से रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे सरकार कह सकती है कि मांगे बहुत फ्रिवलस हैं, या उनमें कोई दम नहीं है, या वो बहुत देर से उठाई गई हैं, या इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। ये सब जमीन कारण हो सकते हैं, पर गोस्लो जैसा प्यूनिटिव कारण जमीन नहीं है। तो कुल मिलाकर इस केस ने ये स्थापित कर दिया कि सरकार की सेक्शन 12(5) या सेक्शन 10(1) के तहत जो शक्ति है रेफरेंस की, वो असीमित नहीं है। उसका प्रयोग फेयर होना चाहिए, रेलेवेंट कारणों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल। सरकार को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करती, कारण एक्सट्रेनियस या मैलाफाइड होते हैं, तो कोर्ट्स के पास रिट जुरिसडिक्शन के जरिए हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, खासकर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों के लिहाज से। हाँ, और ये आज भी रेलेवेंट है। ये एक संतुलन बनाने की बात करता है। एक तरफ कर्मचारियों का मिसकंडक्ट है, उसे एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जायज अधिकारों और मांगों पर सुनवाई का मौका है। क्या एक गलती की वजह से सुनवाई का दरवाजा ही बंद कर देना चाहिए? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इंडस्ट्रियल जस्टिस सिस्टम निष्पक्ष रहे, तब भी जब एक पार्टी ने शायद नियमों का पालन न किया हो? ये संतुलन बनाए रखना इंडस्ट्रियल पीस के लिए कितना जरूरी है? बिल्कुल, ये केस हमें इसी संतुलन के महत्व की याद दिलाता है।